नमस्कार प्रिय बच्चों आज हम समायोजन पढ़ने वाले हैं और समायोजन के अंतर्गत हम समझेंगे कि समायोजन से क्या आशय है और समायोजन के लिए क्या जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं और समायोजनों का लेखा अंतिम खातों में किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में और चिट्ठी में किस प्रकार इन समायोजनों को लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समायोजन होते क्या हैं। तो बच्चों जो लेखा पुस्तकों में हम लेखे तैयार करते हैं उनमें कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका लेखा नहीं हो पाता है, जैसे अदत्तव्य, चूंकि हमने अदत्तव्यों का भुगतान नहीं किया होता है, या उपार्जित आय, ऐसी आय जो हमने अर्जित कर ली है लेकिन प्राप्त नहीं की है इसलिए उनका लेखा पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाता है। तो ऐसे व्यवहार जो लेखा पुस्तकों में अभी तक नहीं लिखे गए हैं लेकिन उनका संबंध संबंधित वित्तीय वर्ष से है। और कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्ष से नहीं होता है लेकिन उनका लेखा चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया गया है। तो ऐसे व्यवहारों को हमें चालू वित्तीय वर्ष के लेखों से अलग करना होगा, अर्थात उनको जो शामिल कर लिया गया है उनके प्रभाव को समाप्त करना होगा। इसके लिए हमें कुछ प्रविष्टियां करनी होंगी। साथ ही हानियों के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं उनका लेखा भी पुस्तकों में नहीं हो पाता है। अतः कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनका लेखा पुस्तकों में होना चाहिए था लेकिन हमने अभी तक नहीं किया है, और कुछ ऐसे लेन देन हैं जो लेखा पुस्तकों में शामिल हो गए हैं लेकिन वो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है। तो ऐसे व्यवहारों को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। और जो हानियां हैं उनके लिए जो प्रावधान बनाए जाते हैं उनको भी लेखा पुस्तकों में शामिल करने के लिए जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो समायोजन प्रविष्टियां कहलाती हैं। अर्थात समायोजन से क्या आशय है, ऐसे व्यवहार जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं लेकिन पुस्तकों में शामिल नहीं है उनको शामिल करना है, और ऐसे व्यवहार या ऐसे लेन देन जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है लेकिन उनका लेखा हो गया है उनके प्रभाव को अलग करने के लिए जो भी लेखे किए जाते हैं वो समायोजन के लेखे कहलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अंतिम खाते बनाते समय वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखांकन से छूटे हुए व्यवहारों को लेखों में शामिल करना और वित्तीय वर्ष से असंबंधित व्यवहारों को जो लेखों पर प्रभाव है उसके प्रभाव को हटाना ही समायोजन कहलाता है। अब बच्चों हम एक एक करके सभी समायोजनों को विस्तार से समझेंगे। तो इन समायोजनों में जो सबसे पहला समायोजन है वह है अंतिम स्कंद का। अंतिम स्कंद से आशय ऐसे माल से है जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ बचा हुआ है, अर्थात व्यापारी की गोदाम में जो माल बिना बिका हुआ बच जाता है उसे हम अंतिम स्कंद कहते हैं। यह अंतिम स्कंद कच्चे माल का अंतिम स्कंद हो सकता है, या ऐसा माल जो अभी आधा निर्मित हुआ है, आधा निर्मित नहीं हुआ है, उस माल का भी अंतिम स्कंद हो सकता है, और जो पूरी तरह से बनकर तैयार है लेकिन अभी बिका नहीं है, उसकी बिक्री होना बाकी है, तो ऐसे निर्मित माल का स्कंद भी हो सकता है। तो निर्मित माल के स्कंद के संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है वह इस प्रकार से है कि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और व्यापार खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब अंतिम खातों में इनका लेखा किस प्रकार से किया जाता है, तो इस संबंध में दो परिस्थितियां हो सकती हैं। जब अंतिम स्कंद तलपट के साथ समायोजन में दिया गया हो, और दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि जो अंतिम स्कंद है वह तलपट में दिया गया हो। यदि अंतिम स्कंद समायोजन में दिया गया है, हम जानते हैं बच्चों कि जितने भी समायोजन होते हैं उनका लेखा कम से कम 2 बार होता है, अर्थात यदि अंतिम स्कंद समायोजन में दिया गया है तो उसका लेखा एक बार होगा व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और दूसरी बार होगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है। और यदि यही अंतिम स्कंद कहां दिया गया है,
तलपट में दिया गया है, तो तलपट में दी होने की स्थिति में इसका लेखा सिर्फ एक ही बार होगा और वह होगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। इस प्रकार से बच्चों अंतिम स्कंद के लिए जो जनरल प्रविष्टि है वह की जाती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यदि अंतिम स्कंद समायोजन में दिया गया है तो उसका लेखा दो जगह होगा, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। और इसी प्रकार यदि अंतिम स्कंद तलपट में दिया गया है तो उसका लेखा सिर्फ एक बार होगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा समायोजन जो है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनके बदले हम सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके बदले में जो राशि का भुगतान है वह अभी बाकी है। अर्थात हमने ऐसे व्यय जिनका प्रतिफल प्राप्त कर लिया है लेकिन अभी भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे व्यय के संबंध में जो जनरल प्रविष्टि की जाती है वह की जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यय हो चुके हैं और जितने भी व्यय होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और ये व्यय अभी चुकाने बाकी है, अर्थात यह एक प्रकार का दायित्व है जो कहलाएगा अदत्त व्यय। तो लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो प्रविष्टि बन जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है। अब जो अदत्त व्यय होते हैं, अदत्त व्यय का लेखा जो अंतिम खातों में किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले अदत्त व्यय जो व्यय होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय हैं तो व्यापार खाते में लेखा होगा और अप्रत्यक्ष व्यय हैं तो लाभ हानि खाते में होगा। ठीक है। तो जो भी प्रकार का व्यय होगा, अगर व्यय प्रत्यक्ष व्यय है तो व्यापार खाते में और अप्रत्यक्ष व्यय है तो लाभ हानि खाते में। और यदि यह समायोजन में दिया गया है तो आप जानते हो जितने भी समायोजन में लेखे होते हैं उनका लेखा दो बार होता है, अर्थात यहां पर होगा डेबिट पक्ष में या तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, ठीक है, संबंधित व्यय में जोड़ के लिखा जाएगा और चिट्ठे पर जो प्रभाव होगा उसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है। अर्थात यदि अदत्त व्यय समायोजन में दिया गया है तो उसे व्यापार खाते के या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में जोड़कर लिखेंगे, और यदि यही व्यय तलपट में दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ एक ही बार होगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर। अब क्लियर है कि यदि अदत्त व्यय समायोजन में है तो दो बार लेखा व्यापार या लाभ हानि खाते के डेबिट में जोड़कर और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, और यदि यह तलपट में दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में होगा। अब कभी कभी कुछ प्रश्नों में अदत्त व्यय गत वर्ष के दे दिए जाते हैं, अर्थात प्रारंभिक तिथि के दे दिए जाते हैं। यदि अदत्त व्यय प्रारंभिक तिथि के हैं अर्थात गत वर्ष के हैं तो इस संबंध में जो हमने ये प्रविष्टि की है इसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात जो प्रविष्टि की जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब विद्यार्थियों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? तो बहुत ही सरल है, जो गत वर्ष के अदत्त व्यय हैं स्वाभाविक रूप से उनका भुगतान इस वर्ष कर दिया गया होगा, अर्थात इसका विपरीत प्रभाव होगा। ठीक है। तो गत वर्ष का जो अदत्त व्यय था, ठीक है, इस वर्ष उसको चुकाया जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो प्रविष्टि होगी वह विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। अगला समायोजन है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनके बदले अभी तक हमने सेवाएं प्राप्त नहीं की हैं लेकिन रकम एडवांस में चुकता कर दी है। ऐसे व्यय जिनका भुगतान अग्रिम में कर दिया जाता है उन्हें हम पूर्वदत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। यह प्रीपेड एक्सपेंसेस चूंकि पूर्व में चुका दिया गया है, पहले से चुका दिया गया है, अब इनके बदले हमें सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। जो भुगतान रकम आपने एडवांस में दे दी उसके बदले आप प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो यह एक प्रकार से
संपत्ति की तरह होता है, अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और चूंकि यह व्यय चालू वर्ष से संबंधित नहीं है तो व्यय लेकिन चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, अतः इसके प्रभाव को हटाने के लिए हम एक्सपेंसेस की राशि में से संबंधित राशि को कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू एक्सपेंसेस अकाउंट। आप जानते हैं कि जब व्यय में कमी आती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि ये पहले से चुकता कर दिए गए हैं तो ये व्यय में शामिल हैं। अब व्यय में शामिल नहीं होने चाहिए थे तो हम इनको अलग करेंगे और अलग करने के लिए इन्हें क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो बच्चों क्या प्रविष्टि बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब इनको अंतिम खातों में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप जानते हैं कि यह तो व्यापार खाते या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटाकर लिखा जाता है। और चूंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एक संपत्ति की तरह होते हैं तो इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, और यदि यही समायोजन जो है, जो पूर्वदत्त व्यय का लेखा है, यदि तलपट में दिया गया है, इसका अर्थ है कि इसका सिर्फ एक ही बार लेखा किया जाएगा और वो भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिख दिया जाएगा। और यदि पूर्वदत्त व्यय गत वर्ष का है तो इस प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि करके और राशि को संबंधित राशि में जोड़ दिया जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं उपार्जित, अर्जित या प्राप्य आय की। ऐसी आय जो हमने अर्जित कर ली है, अर्न कर ली है, अक्रूड कर ली है, लेकिन अभी उसके बदले रकम प्राप्त करना बाकी है, अर्थात ऐसी आय जो मिलना बाकी है। तो ऐसी आय एक संपत्ति की तरह होगी और संपत्ति को डेबिट किया जाता है। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और जितनी भी आय होती है वो तो क्रेडिट की जाती है, तो टू इनकम अकाउंट। अब बच्चों इनको अंतिम खातों में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो जितनी भी उपार्जित, अर्जित या प्राप्त आय होगी उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में जोड़कर लिखा जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाएगा। लेकिन यदि उपार्जित या अर्जित आय तलपट में दी गई है तो इसका सिर्फ एक ही बार लेखा किया जाएगा, वह भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। यदि ऐसी आय अर्थात उपार्जित आय गत वर्ष से संबंधित है, अर्थात प्रारंभिक तिथि की दी गई है, तो ये जो प्रविष्टि की गई है इस प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित राशि में से घटा दी जाएगी। अगली आय है अनुपार्जित आय, अनर्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। इस प्रकार के समायोजन को करने के लिए हमें समझना होगा कि अनुपार्जित आय क्या होती है। ऐसी आय जो पहले ही अग्रिम रूप में प्राप्त हो चुकी है, अर्थात ऐसी आय जो अभी हमने अर्जित नहीं की है, अर्न नहीं की है, अक्रूड नहीं की है, लेकिन हमें एडवांस में प्राप्त हो गई है। इसका अर्थ यह है कि हमने राशि प्राप्त कर ली है, अब हमें उसके बदले सेवाएं देनी होगी, हमें कुछ प्रतिफल उसके बदले देना होगा। तो आपके ऊपर एक दायित्व क्रिएट हो जाता है, अर्थात अनुपार्जित आय अर्थात अनअक्रूड इनकम एक प्रकार का दायित्व होगा। और ऐसी आय जो आय में शामिल कर ली गई है पहले से एडवांस में प्राप्त होने के कारण इस वर्ष से संबंधित नहीं है, क्योंकि आने वाले वर्ष की आय हमको पहले से प्राप्त हुई है, तो इस वर्ष के खातों से इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संबंधित इनकम को कम कर दिया जाएगा, अर्थात घटा दिया जाएगा। और जब इनकम में कमी आती है तो उसको डेबिट किया जाता है बच्चों। तो हम कर लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम अकाउंट, अर्थात इनकम को डेबिट किया जाएगा और जो अनअक्रूड इनकम है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसे समायोजन में दिए होने पर, अर्थात यदि हम इसे अंतिम खातों पर लिखना चाहते हैं और ऐसी आय अगर समायोजन में दी गई है तो समायोजन में दिए होने पर इसका लेखा दो बार होता है और इसे व्यापार या लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से घटाएंगे, अर्थात लाभ हानि खाते के क्या करेंगे, हम संबंधित आय में से घटाकर लिख देंगे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे। और यदि यह अनुपार्जित आय तलपट में दी गई है तब इसे सिर्फ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा होगा। और यदि अनुपार्जित आय, अनर्जित आय
गत वर्ष से संबंधित है अर्थात प्रारंभिक तिथि की है, तो ये जो प्रविष्टि की गई है हमने इस प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि कर देंगे और संबंधित राशि में जोड़ देंगे। अब अगला महत्वपूर्ण समायोजन है ह्रास। बच्चों, ह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। जब हम व्यापार में या व्यवसाय संचालन के लिए कुछ संपत्तियों का प्रयोग करते हैं तो इन संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण इनमें घिसावट आती है या दुर्घटना के कारण इनके मूल्य में निरंतर धीरे धीरे कमी आती है और इसी कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। और मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है और आप बच्चों जानते हैं अच्छी तरह से कि जितनी भी हानियां होती हैं सबको डेबिट किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। और ह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होती है और संपत्ति में कमी को क्रेडिट किया जाता है, तो टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अर्थात प्रविष्टि बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। ठीक है। अब बच्चों इसका अंतिम खातों में लेखा किस प्रकार से किया जाएगा यह भी समझ लेते हैं। यदि मूल्यह्रास समायोजन में दिया गया है तो इसे लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाकर लिखा जाएगा। और बच्चों यदि यह मूल्यह्रास तलपट में दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, वह भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। इसका लेखा फिर चिट्ठे पे नहीं किया जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है पूंजी पर ब्याज या ऋण पर ब्याज। पूंजी आंतरिक दायित्व है जबकि ऋण बाह्य दायित्व है। दोनों ही दायित्वों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है और यदि ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ब्याज एक प्रकार का व्यय है और जितने भी व्यय होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है। और चूंकि जिसको ब्याज दिया जाएगा उसके ब्याज की राशि को उसके संबंधित खाते में जोड़ दिया जाएगा अर्थात वह दायित्व और बढ़ जाएगा, या तो पूंजी बढ़ जाएगी या लोन बढ़ जाएगा। दायित्व में या पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों प्रविष्टि बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आर लोन अकाउंट। बच्चों इसका लेखा अंतिम खातों में किस प्रकार किया जाएगा। यदि पूंजी पर ब्याज या ऋण पर ब्याज समायोजन में दिया गया है तो इसे लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में या फिर ऋण में जोड़ दिया जाएगा। अगर पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी में जोड़ा जाएगा और ऋण पर ब्याज है तो ऋण में जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि यही पूंजी पर ब्याज या ऋण पर ब्याज तलपट में दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ लाभ हानि खाते के डेबिट में किया जाएगा, फिर चिट्ठे में इसका लेखा नहीं किया जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है आहरण पर ब्याज। सबसे पहले हम आहरण समझ लेते हैं। जब व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार से रोकड़ माल या संपत्ति निजी प्रयोग के लिए निकाल ली जाती है तो उसे आहरण कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न में आहरण पर ब्याज के लिए कहा जाता है। तो आहरण पर ब्याज फर्म को या कंपनी को या व्यवसाय को प्राप्त होगा क्योंकि जो व्यापार का स्वामी है उसने निजी प्रयोग के लिए रोकड़ या माल संपत्ति निकाली है, तो व्यापार जो है अपने ही व्यापार के स्वामी से क्या कर सकता है, ब्याज वसूल कर सकता है। अगर यह ब्याज की राशि की गणना करने के लिए कहा जाता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लिखा जाएगा और इसे जो अंतिम खातों में लिखा जाएगा यदि समायोजन में दिया गया है तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटा दिया जाएगा। और इसी प्रकार यदि आहरण पर ब्याज तलपट में दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ लाभ हानि खाते के क्रेडिट में किया जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है उधार क्रय जिसका लेखा नहीं किया गया है। वास्तव में यह क्या है कि भूल की समस्या है कि यदि आपने उधार क्रय किया है और उसका लेखा करना
भूल गए हैं और आपको बाद में पता चलता है तो आप उसका लेखा कर देंगे। तो उधार क्रय किया है या नगद क्रय किया है, परचेस अकाउंट टू डेबिट किया जाता है बच्चों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और चूंकि उधार क्रय किया गया है तो जिस व्यक्ति से उधार क्रय किया गया है उसको नाम को क्रेडिट कर दिया जाएगा, अर्थात प्रविष्टि बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने चूंकि नाम नहीं पता है तो टू क्रेडिटर्स, लेनदार। अब इस प्रकार के व्यवहार का लेखा अंतिम खातों में किस प्रकार से किया जाएगा, तो चूंकि यह उधार क्रय है और क्रय का संबंध व्यापार खाते से होता है तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में जोड़कर उधार क्रय को लिख दिया जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में राशि जोड़ दी जाएगी, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार का व्यवहार तलपट में नहीं दिया जा सकता, क्यों? यदि तलपट में दिया गया है इसका अर्थ है इसका लेखा हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये उधार क्रय जिसका लेखा नहीं किया गया है यह या तो समायोजन में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा अर्थात तलपट में भी नहीं होगा फिर ये, ठीक है। अगला समायोजन है उधार क्रय वापसी जिसका लेखा नहीं किया गया है। तो ये क्रय वापसी का जस्ट अपोजिट है। क्या प्रविष्टि बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट और इसे व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटाकर लिखा जाएगा और दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटाकर लिख दिया जाएगा। उधार विक्रय जिसका लेखा नहीं किया गया है। यदि उधार विक्रय का लेखा नहीं किया गया है तो क्या प्रविष्टि की जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और इसे व्यापार खाते में क्रेडिट पक्ष में विक्रय में जोड़कर लिखा जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में जोड़कर लिखा जाएगा। उधार विक्रय वापसी जिसका लेखा नहीं किया गया है यह सेल्स का उल्टा है, अर्थात प्रविष्टि बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और जो अंतिम खातों में है इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में विक्रय में से घटाकर लिख दिया जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखा जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है मालदान में देना या मुफ्त नमूने के रूप में वितरित करना। और यदि यह लेखा समायोजन में दिया गया है तो क्या प्रविष्टि की जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस या ट्रेडिंग अकाउंट। अर्थात या तो ऐसा लिखा जाएगा कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट या लिखा जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो दोनों ही सही माने जाएंगे। और यदि मुफ्त नमूने के रूप में दिया गया है तो मुफ्त नमूने के रूप में क्यों दिया गया है, ताकि हमारी वस्तु का प्रचार प्रसार हो सके। अर्थात यह माल मुफ्त नमूने के रूप में विज्ञापन के रूप में दिया गया है तो क्या प्रविष्टि की जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों इसका लेखा जो है समायोजन में दिए होने पर कैसे किया जाएगा अंतिम खातों पर, तो इसे सबसे पहले जो है व्यापार खाते के डेबिट में क्रय में से घटाकर लिखा जाएगा या फिर व्यापार खाते क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। या तो व्यापार खाते के डेबिट में लिखा जाएगा या फिर व्यापार खाते क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। और इसका लेखा एक बार और होगा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। कहां किया जाएगा डेबिट पक्ष में। और चिट्ठे में इसका किसी प्रकार का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। अगला समायोजन है स्वामी द्वारा माल का आहरण। यदि स्वामी के द्वारा निजी प्रयोग के लिए माल का आहरण कर लिया जाता है तो क्या प्रविष्टि की जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। और इसे व्यापार खाते लाभ हानि खाते और चिट्ठे में किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटाकर लिखा जाएगा
या फिर व्यापार खाते के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा और चिट्ठे में से दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर लिखा जाएगा। जो माल का आहरण है उसे क्या किया जाता है, व्यापार खाते के डेबिट में क्रय में से घटाकर लिखा जाता है या फिर व्यापार खाते क्रेडिट में लिख दिया जाता है। ये दोनों में से कोई एक लेखा किया जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, व्यापार खाते के डेबिट में जो क्रय है क्रय में से घटाकर लिख दीजिए ड्राइंग को, माल के ड्राइंग को, ठीक है। या फिर क्या कर दीजिए आप, व्यापार खाते क्रेडिट में लिख दीजिए और चिट्ठे के पूंजी में से घटाकर लिखा जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है माल का चोरी चला जाना या आग से नष्ट हो जाना। इस प्रकार से हानि होगी और इस हानि के लिए क्या समायोजन प्रविष्टि की जाएगी, यदि बीमा कराया गया है या बीमा नहीं कराया गया है। यदि बीमा कराया गया है तो बीमा कंपनी से कुछ राशि प्राप्त हो जाएगी, तो जितनी राशि बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाएगी उसे कहा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और जितनी राशि प्राप्त नहीं होगी उसको क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जितनी कुल माल की चोरी हुई है या माल आग से नष्ट हुआ उसे लिख देंगे टू परचेस अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों। और यदि बीमा नहीं कराया गया है तो ये पूरी हानि हो जाती, तो क्या प्रविष्टि की जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और बीमा कराया गया है तो बीमा कंपनी से कुछ राशि प्राप्त होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बच्चों इन्हीं अंतिम खातों में किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो व्यापार या लाभ हानि खाते में कैसे दर्शाएंगे, तो व्यापार खाते के डेबिट में क्रय में से घटा देंगे क्योंकि माल नष्ट हो गया है या चोरी चला गया है, या इसका दूसरा तरीका है कि इसे व्यापार खाते के क्रेडिट में लिख दो। अगर डेबिट में लिख रहे हैं तो क्रय में से घटा कर लिखेंगे या फिर सीधा हम क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी बार लिखा होगा लाभ हानि खाते के डेबिट में, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में बीमा कंपनी से प्राप्त लिखेंगे, जितनी राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली है उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। बच्चों ये एक ऐसा समायोजन है जिसका लेखा 3 बार हो रहा है। अभी तक जितने हमने समायोजन पढ़े हैं ज्यादातर का लेखा कितनी बार हुआ था अभी तक, 2 बार। व्यापार खाते में ही 2 बार हो जाता था, या व्यापार खाते, लाभ हानि खाते या चिट्ठे, इन तीनों में से मिलाकर कहीं 2 जगह हो जाता था। लेकिन माल का चोरी जाना या आग से नष्ट हो जाने पर और उसका यदि बीमा कराया गया है तो ऐसे समायोजन का लेखा 3 बार होगा। व्यापार खाते के डेबिट में क्रय में से घटाकर, लाभ हानि खाते के डेबिट में, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में बीमा कंपनी से प्राप्त के रूप में लिखा जाएगा। बच्चों कभी कभी प्रश्न में मार्गस्थ माल दे दिया जाता है। मार्गस्थ माल क्या होता है, क्रय किया गया ऐसा माल जो अभी रास्ते में है। कई बार क्या किया जाता है कि हम व्यापारिक क्रय के लिए ऑर्डर कर देते हैं और माल जो हमारा आपूर्ति करता है उसके द्वारा भेज दिया जाता है, लेकिन अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। माल कहां पर है, रास्ते में है। यदि माल रास्ते में है, ठीक है, तो 2 स्थितियां हो सकती है, उसे आपने क्रय में शामिल कर लिया है या मान लिया है कि वो क्रय है, या क्रय में शामिल नहीं किया है, ठीक है। यदि तो इसके लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्या प्रविष्टि की जाएगी, इसे लिखा जाएगा व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। कब, जब माल को क्या कर दिया गया है, क्रय में शामिल कर लिया गया है। बच्चों यदि मार्गस्थ माल क्रय में शामिल नहीं किया गया है तब इस संबंध में 2 प्रविष्टियां की जाएंगी। पहली प्रविष्टि मार्गस्थ माल को क्रय में शामिल करने के लिए, वह प्रविष्टि इस प्रकार से होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और दूसरी प्रविष्टि होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस प्रकार से 2 प्रविष्टियां होने के कारण जब इसको अंतिम खातों में प्रभाव इसका दर्शाया जाएगा या अंतिम खातों में जब लिखा जाएगा मार्गस्थ माल को, तो यह 4 बार लिखा जाएगा, 4 स्थानों पर अलग अलग आएगा। पहले
व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि पहली प्रविष्टि परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स के द्वारा हमने क्या किया गया है, इसे क्रय में शामिल किया है। और दूसरी बार इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, जो अंतिम स्कंध में के बाद लिखा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जब चिट्ठे में देखा जाएगा तो इसे संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा और दायित्व पक्ष में भी लिखा जाएगा। दायित्व पक्ष में लेनदारों में जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक है। क्या करेंगे, दायित्व पक्ष में लेनदारों में जोड़ देंगे और संपत्ति पक्ष में अंतिम स्कंध के बाद लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि जब हमने माल को क्रय में शामिल नहीं किया गया है तो इसको लेनदारों में नहीं जोड़ा गया है, तो क्या कर दिया जाएगा, लेनदारों में जोड़कर लिखा जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर अंतिम स्कंध में जोड़कर या उसके बाद लिखा जाएगा। क्योंकि अंतिम स्कंध में सीधा हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतिम स्कंध की कैलकुलेशन पहले हो चुकी है। तो अंतिम स्कंध के बाद मार्गस्थ माल को लिख दिया जाएगा। बच्चों, अगला समायोजन है बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल। अर्थात यदि माल पसंद आया तो बिक्री की तरह माना जाएगा, अन्यथा यह माल वापस आ जाएगा। और यदि इस माल को बिक्री में शामिल कर लिया गया है तो बिक्री से कम करना होगा और इसे नाम देना होगा स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट। अर्थात बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल, या इसे कहते हैं अनुमोदनार्थ भेजा गया माल। ठीक है। तो इस संबंध में हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि उदाहरण इस प्रकार से है कि 500 रुपए की लागत का माल 600 रुपए में अनुमोदनार्थ भेजा गया। अर्थात 500 रुपए की लागत का माल है जिसे इस शर्त पर भेजा गया है कि यदि पसंद आया तो रख लिया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा, और भेजा गया है 600 रुपए में। ठीक है। जिसका लेखा वास्तविक बिक्री के रूप में कर दिया गया है। अब इसका लेखा आपने बिक्री के रूप में कर लिया गया है, जबकि वास्तव में बिक्री नहीं है, तो बिक्री से कम करना होगा। और बिक्री से हटाने के लिए या कम करने के लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह राशि जो है यह बिक्री मूल्य पर की जाएगी, क्योंकि हमने तो 600 में बेचा है। ठीक है। लेकिन अब जब हम बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजे गए माल का लेखा करेंगे, अर्थात अनुमोदनार्थ स्टॉक का लेखा करेंगे, तो उसके लिए हम लागत मूल्य पर प्रविष्टि करेंगे। तो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो इसको हम चिट्ठे में और व्यापार और लाभांश खाते में किस प्रकार से दिखाएंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में माल का बिक्री मूल्य विक्रय में से घटाकर दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने इस बिक्री को इस बिक्री की शर्त पर या वापसी की शर्त पर भेजे गए माल को बिक्री में शामिल कर लिया है, तो इसे बिक्री से कम कर दिया जाएगा। और दूसरी बार व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में माल का लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, ठीक है, अनुमोदनार्थ माल के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है। कहाँ लिखा जाएगा, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। और व्यापार खाते ही क्रेडिट पक्ष में बिक्री में से घटाया गया है। ठीक है। इसके बाद जब चिट्ठे में बात आएगी तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से बिक्री मूल्य घटा देंगे, अर्थात 600 रुपए को घटा देंगे, और इसे लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष में माल का जो लागत मूल्य है या जो बाजार मूल्य है, जो दोनों में से कम हो, अनुमोदनार्थ या अनुमोदित माल के नाम से लिखा जाएगा। अब बच्चों हम पढ़ते हैं अगला समायोजन। अगला समायोजन है संपत्ति का क्रय। संपत्ति के क्रय के विषय में यदि जिसकी कोई प्रविष्टि नहीं हुई है तो उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी। बहुत आसान है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब करते जब हम प्रविष्टि तो यही प्रविष्टि करते ना, असेट्स अकाउंट डेबिट, संपत्ति खरीदी है, टू वेंडर अकाउंट, जिससे हमने खरीदा उसका नाम लिख देते। तो अगर प्रविष्टि नहीं हो पाई है तो प्रविष्टि कर देंगे, और इसे अब चिट्ठे में दर्शाना होगा हमको, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी लिखेंगे और दायित्व पक्ष में भी लिखेंगे। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है, संपत्ति का नाम लिख दिया जाएगा, और दायित्व पक्ष में जो वेंडर है वह एक क्रेडिटर्स की भांति है, उधार की भांति है, तो उसे दायित्व पक्ष में लिख दिया जाएगा। बच्चों, अब यदि संपत्ति के क्रय के संबंध में जिसे
भूल से क्रय खाते में शामिल कर लिया गया, अगर अर्थात ये है कि हमने संपत्ति का क्रय किया है लेकिन भूल हो गई हमसे और हमने उसे क्रय खाते में लिख दिया। लिखना कहाँ था वास्तव में? संपत्ति खाते में। तो हम संपत्ति खाते को डेबिट कर देंगे और भूल से चूंकि ये परचेस अकाउंट में चला गया है और भूल से जो हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है तो उसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे, अर्थात उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो प्रविष्टि बन जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अब इसे पुस्तकों में शामिल करना होगा, अर्थात व्यापार और लाभ हानि खाते और चिट्ठी में दर्शाना होगा। और इसे क्या करेंगे? हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटा देंगे क्योंकि हमने क्रय में जोड़ दिया था, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संपत्ति का नाम लिख दिया जाएगा। अब यदि जो संपत्ति का क्रय है उस संपत्ति के क्रय का जो है उसके संबंध में जो स्थापना व्यय होते हैं, जो मजदूरी है, उसमें शामिल कर लिया गया हो तो क्या प्रविष्टि होगी? अर्थात जो संपत्ति की स्थापना के व्यय है हम सभी जानते हैं कि उसे संपत्ति की लागत में जोड़ देके लिखना होगा, अर्थात वह संपत्ति खाते में ही लिखा जाएगा, मजदूरी खाते में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आपसे भूल हो गई है और आपने स्थापना के जो व्यय है, संपत्ति स्थापना के जो व्यय है वह मजदूरी खाते में लिख दिए हैं। तो लिखना कहाँ थे? संपत्ति खाते में। तो संपत्ति खाते को डेबिट कर दिया जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। और भूल से आपने जो कि मजदूरी खाते में लिखे हैं तो मजदूरी खाते में लिखते समय आपने मजदूरी खाते को डेबिट कर दिया होगा, लेकिन सुधार करने के लिए आप इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट में कर देंगे। तो इस प्रकार से जो प्रविष्टि बनती है वह इस प्रकार से है असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब इसे व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। तो व्यापार खाते में इसे डेबिट पक्ष में मजदूरी में से घटा देंगे क्योंकि आपने गलती से मजदूरी में ही जोड़ा था तो मजदूरी में से ही घटा देंगे। और चूंकि ये संपत्ति की स्थापना के व्यय है तो संपत्ति पक्ष में संपत्ति में जोड़कर लिख दिया जाएगा। बच्चों, यदि इसी संपत्ति के क्रय को जो हिरास लगता है, यदि कोई है तो उसके संबंध में निम्न प्रविष्टि की जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका लेखा नहीं हो पाया था और उसके संबंध में अगर कोई हिरास है तो हिरास का लेखा जैसा हम हिरास का लेखा पहले करते थे उसी प्रकार से कर दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है। और इसे लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाकर लिखा जाएगा। बच्चों, अगला समायोजन है स्कंद का अधिमूल्यन या अवमूल्यन। बच्चों, कई बार जब हम स्कंद का मूल्यांकन करते हैं उस समय त्रुटिवश उनका मूल्य जो है कई बार जो उनका वास्तविक मूल्य है उससे अधिक लिख दिया जाता है या कम लिख दिया जाता है। यदि अधिक लिखा जाता है तो उसे हम अधिमूल्यन कहेंगे और यदि कम लिखा जाता है तो इसे हम स्कंद का अवमूल्यन कहेंगे। और ऐसा हमको जब ज्ञात हो जाता है कि ऐसी त्रुटि हमसे हो गई है तो उसके लिए संशोधन प्रविष्टि अर्थात समायोजन प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो समायोजन प्रविष्टि किन परिस्थितियों में की जाएगी? अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। अब स्कंद दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद। यदि बच्चों प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यन या अवमूल्यन किया गया है तो उस संबंध में क्या प्रविष्टि की जाएगी? तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यन होने पर, अर्थात प्रारंभिक स्कंद को आपने व्यापार खाते में जब आप लिखोगे तो अधिक मूल्य पर लिख दिया है जबकि उसका वास्तविक मूल्य कम है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस मूल्य को कम करना पड़ेगा, अर्थात आपको व्यापार खाते में जो प्रारंभिक स्कंद है उसमें से जितनी भी राशि अधिमूल्यन की उसको हटानी पड़ेगी। तो इसे हटाने के लिए निम्न प्रविष्टि की जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात जितना भी अधिमूल्यन हुआ है उस राशि से पूंजी की राशि को कम कर दिया जाएगा। ठीक है। और पूंजी में कमी को डेबिट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अब इसको जब हम अंतिम खातों में शामिल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, व्यापार खाते में जो भी अंतर की राशि होगी अर्थात जो भी अधिमूल्यन की राशि होगी उसे व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में आपको प्रारंभिक स्कंद में से घटाकर लिखना होगा। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि आप इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दें। और चिट्ठे के जो चिट्ठे का जो दायित्व पक्ष है, दायित्व पक्ष में पूंजी को लिखा जाता है और पूंजी में से इस राशि को जो अधिमूल्यन की राशि की है उसे
घटाकर लिखा जाएगा। यदि बच्चों प्रारंभिक स्कंद का अवमूल्यन कर दिया गया है, अर्थात उसके मूल्य को कम लिखा गया है, ठीक है, तो मूल्य को बढ़ाकर लिख दिया जाएगा। तो जितनी भी राशि कम लिखी गई है उस राशि से ओपनिंग स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके टू कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा। और इसे अंतिम खातों में कैसे लिखा जाएगा? अंतर की राशि को व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक स्कंद में जोड़कर लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे, अलग से आप लिख सकते हैं। ठीक है। और चिट्ठे पर क्या प्रभाव होगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर लिखा जाएगा। अब यदि बच्चों अंतिम स्कंद का अधिमूल्यन हो जाता है तब क्या होगा? अंतिम स्कंद को अधिक मूल्य पर लिखा गया है तो अंतिम स्कंद की राशि को कम करना है। ठीक है। तो उस राशि को कम करने के लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। बच्चों यहां पर कैपिटल का नाम नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हमने अंतिम स्कंद का लेखा कर ही रहे हैं, तो हम तुरंत उसका सुधार कर लेते हैं। ठीक है। तो जब अंतिम स्कंद का लेखा किया जाता है बच्चों, तो आपको पता है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट किया जाता है, तो राशि अधिक लिख दी गई है तो अपोजिट प्रविष्टि कर दी जाएगी। क्या प्रविष्टि कर दी जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। और अंतर की राशि को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अंतिम स्कंद में से घटाकर लिख दिया जाएगा, या व्यापार खाते के डेबिट में लिख सकते हैं आप। और चिट्ठे पर क्या प्रभाव होगा? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अंतिम स्कंद की राशि में से इस राशि को घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि बच्चों इसका अवमूल्यन हो जाए, अर्थात अंतिम स्कंद का अवमूल्यन हो जाए, तो प्रविष्टि की जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों चूंकि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट वैसे ही करते थे, राशि कम लिखी गई है तो और राशि लिख देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अंतिम स्कंद में जोड़ दिया जाएगा, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अंतिम स्कंद की राशि में भी जोड़ दिया जाएगा। अब बच्चों अगला समायोजन है व्यापार की संपत्ति का निजी उपयोग। यदि व्यापार की संपत्ति का निजी उपयोग कर लिया जाता है तो इसे आहरण की तरह माना जाएगा और इसे आहरण खाते में लिखा जाएगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण इस प्रकार से है कि कार का 25% उपयोग घरेलू कार्यों के लिए होता है। कार का व्यय जो है वह कितना है? 2000 रुपये है, तथा हिरास जो है 800 रुपये है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस 2000 का जो 25% है वह घरेलू उपयोग का है, और हिरास का 25% जो है वह भी घरेलू उपयोग का है। ठीक है। तो इसके 25% की राशि को निकालकर ड्राइंग अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो प्रविष्टि किस प्रकार से बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या प्रविष्टि की जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कार एक्सपेंसेस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन कार अकाउंट। ठीक है। और ड्राइंग अकाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, क्योंकि जो कार के एक्सपेंसेस है 2000 का 25% 500 आता है, और डेप्रिसिएशन ऑन कार जो आता है 800 का 25% 200, तो कुल मिला के 700 रुपये लिख दिए जाएंगे। तो क्या प्रविष्टि बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कार एक्सपेंसेस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन कार अकाउंट। अब इसी प्रविष्टि को जो अंतिम खातों में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संपत्ति के व्यय तथा ह्रास का व्यापार में प्रयुक्त होने वाला भाग ही लिखा जाएगा। अर्थात यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? निजी प्रयोग का है, और निजी प्रयोग का हिस्सा आप सभी जानते हैं कि लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो 2000 रुपये थे उसमें से 500 रुपये जो हैं वो निजी प्रयोग के लिए हैं, तो लाभ हानि खाते में सिर्फ 1500 रुपये लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से जो हिरास के हैं वह सिर्फ 600 लिखे जाएंगे, क्योंकि 200 रुपये तो निजी प्रयोग के हैं। और चिट्ठे पर क्या प्रभाव होगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से निजी प्रयोग की जो राशि है, निजी प्रयोग कितने हैं? ये 500 और 200, तो इस राशि को कहां लिखा जाएगा? पूंजी में से घटाकर लिखा जाएगा। और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो पूरा हिरास लगा है 2000 और 800, इसे पूरा घटाया जाएगा।
ठीक है, ये हमें ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ ये राशि घटा देनी है, पूरी राशि घटेगी, क्योंकि यहाँ पर ह्रास तो पूरा लगा है। ठीक है, संपत्ति तो राशि कम हुई है। ठीक है, तो पूरी राशि से अर्थात 2000 से और 8000 से संबंधित संपत्ति में से ह्रास की राशि को घटाकर लिखा जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है देनदारों से प्राप्त चेक या प्राप्य विपत्र। यदि कोई चेक हमको देनदारों से प्राप्त हुआ है और उसका लेखा अगर नहीं हो पाया है तो उसका लेखा कर दिया जाएगा। क्या लेखा कर दिया जाएगा? अगर चेक प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यदि बिल मिला है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स देने वाला है और इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिख दिया जाएगा और रोकड़ या प्राप्य पत्रों में जोड़कर लिख दिया जाएगा। बहुत ही आसान है ये तो। अगला समायोजन है देनदारों से प्राप्त चेक या प्राप्य पत्र का अनादरण होने पर। यदि इसी बिल का अनादरण हो जाता है तो जो पहले प्रविष्टि की थी उसकी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में जोड़कर लिख दिया जाएगा, क्योंकि अब हमको जो बिल का अनादरण हो गया है तो देनदार घट गए थे तो उनको अब फिर से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका अनादरण कर दिया गया है तो संपत्ति में देनदारों में जोड़कर लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से बैंक में रोकड़ या प्राप्य पत्रों में भी जो है जोड़कर लिखा जाएगा। बच्चों यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, घटाकर लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? जोड़कर लिखा जाएगा। बच्चों अगला समायोजन है भुनाए गए या बेचान किए गए प्राप्य पत्र का अनादरण। यदि बिल को भुनाया गया है, ठीक है, और उसका अनादरण हो गया है तो प्रविष्टि की जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि बिल का बेचान किया गया है और फिर उसका अनादरण हुआ है तो प्रविष्टि की जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पर एक ही प्रविष्टि के द्वारा हमने समझा दिया है। ठीक है, अब इसे अंतिम खातों में किस प्रकार से शामिल करेंगे? तो इसका प्रभाव चिट्ठे पर होगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में जोड़कर लिख दिया जाएगा, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही बैंक या रोकड़ में से राशि को घटाकर लिखा जाएगा। कब? जब इसे बैंक से भुनाया गया है। और यदि क्रेडिटर्स को बेचान कर दिया गया है तो क्रेडिटर्स में राशि को जोड़कर लिख दिया जाएगा। अगला जो समायोजन है बच्चों अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण। यदि अशुद्ध ऋण हुए हैं, संदिग्ध ऋण हुए हैं और इनका लेखा पुस्तकों में नहीं हो पाया है तो लेखा पुस्तकों में लिख देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और इसे अंतिम खातों में शामिल करने के लिए लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और संपत्ति में देनदारों में से घटाकर लिखा जाएगा। अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अगर प्रावधान की व्यवस्था है तो प्रावधान को डेबिट किया जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और इसे लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखा जाएगा। बच्चों आशा है आपको ये समायोजन समझ में आए होंगे। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर में इससे संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे और व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।